नमस्ते, मैं डॉक्टर रोहिणी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान। आज हम आरोग्य विचार के 22nd एपिसोड में आप सभी का हमारे कॉलेज श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के द्वारा संचालित ये आरोग्य विचार नाम का पॉडकास्ट आप लोगों की ही जागरूकता के लिए विभिन्न टॉपिक्स पर बहुत सारे पॉडकास्ट करता है, जिसकी सीरीज में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हार्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। हार्ट या दिल। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने ये वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करने का शुरू किया था, जिसे हम हर साल सितंबर 29 को सेलिब्रेट करते हैं। उसी सीरीज में आज हम 22nd एपिसोड वर्ल्ड हार्ट डे पर लेकर आए हैं। जैसा कि सब जानते हैं, हमारा 2025 का थीम है डोंट मिस ए बीट। हार्ट, जैसा आप सब लोग जानते हैं, हार्ट हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है हर एक सेल के पास में, जिसके थ्रू आपका पूरा बॉडी अच्छे से फंक्शन करता है। बहुत सारे मिथ और सच्चाइयों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे जुड़ी और ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे पास उपस्थित हैं डॉक्टर शमशुल सर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा। नमस्कार सर, हम सभी आपका स्वागत करते हैं। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि हार्ट बॉडी में क्या काम करता है और उसे स्वस्थ रखना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने बताया अभी कि हार्ट हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, तो जो ऑर्गन है वो ऑर्गन जनरली क्या होता है, हमारे बॉडी का जो लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड में वो सिचुएटेड होता है। और ये हार्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि एक बच्चे जैसे इंट्रायूटेराइन लाइफ स्टार्ट होता है उसका 23 दिन की वजह से, उस टाइम से उसका हार्ट बीट स्टार्ट होता है। और जो हार्ट बीट उसका स्टार्ट होता है वो इन जनरल जिस टिल उसका डेथ तक वो चलता रहता है। तो इसी में हम लोग कितना टाइम बीट, हम लोग सोचते हैं कि हार्ट डे मतलब एक मिनट में 70 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो अगर इसी को हम लोग नॉर्मल काउंट करें तो पर डे में एक दिन में 1 लाख का बीट होता है एक इंसान का। तो अगर ये सोचे तो 2 लाख मिलियन के ऊपर बीट हमारा पूरा ज़िंदगी के लाइफ से में मिलता है। तो ये जो बीट है जो वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन ने बनाया कि वर्ल्ड हार्ट डे डोंट मिस ए बीट, तो इसी के बनाए कि अगर हमारा बीट वही में से अगर बंद हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो इसी चक्कर में जैसे कि हमने बताया कि वर्ल्ड जो आपका हार्ट, हम लोग का हार्ट है वो लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। तो हर एक चीज़ में राइट होता है, लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट साइड होने के बाद भी उस हार्ट में भी 2 पार्ट होता है, लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है। एक क्या करता है, आपका बॉडी का जो हमारे बॉडीज में जो अच्छा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है जो आपका राइट साइड लेफ्ट साइड में होता है, वो लेके वो लंग्स को अच्छे से रेगुलेट करके बॉडी में सप्लाई करता है। और जो राइट साइड वाला होता है वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, सेल्स ठीक से प्रॉपरली नहीं सप्लाई करता है सेल का वेस्ट प्रोडक्ट से, या फिर एक्सेसिव फैट जो हम लोग इनटेक करते हैं, तो वो से जो ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड में कम होता है, पोर ब्लड सप्लाई होता है, वो ब्लड लंग्स में सप्लाई करता है और लंग्स उसको अच्छे से रेगुलेट करके उसमें अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई देके बॉडी में देने से। तो ये एक रेगुलेटरी प्रोसेस है और इस प्रोसेस अगर सही से चलेगा तो जो बीट हम बताए वो बीट सही से चलेगा, नहीं तो फिर जितना सारा अभी देख रहे हैं बीमारी है, जितना सारा सब वो सब उसमें आ ही जाता है। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है हार्ट के बारे में। सर, अभी आप हमें ये बताइए कि जो हार्ट डिजीज होती है यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो होते हैं, उसके मेन कारण क्या होते हैं। देखिए, कारण तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो या फिर हार्ट का बीमारी हो, इसमें अगर हम मॉडर्न जनरेशन के साथ कंबाइन करें तो इसमें 4-5 कैटेगरी होता है। जैसे कि फिक्स प्रॉब्लम होता है, जो फिक्स प्रॉब्लम, आप पहले एक वर्ड आई थिंक वो बहुत अच्छा लगा सुन के कि मिथ बोल के एक वर्ड यूज़ किए थे आपने, तो उसी भी वही फिक्स प्रॉब्लम्स में आएगा। तो जैसे फिक्स प्रॉब्लम में क्या होता है कि कुछ प्रोन फैक्टर्स होता है जो इंसान प्रोन बेयर होता है, जैसे इंडियंस, तो इसीलिए इंडियंस में सबसे ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर का बीमारी होता है जो, और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काउंट करें फिक्स प्रॉब्लम तो वो सबसे ग्राफ उसका सबसे ऊपर है। मोर देन आपका जो नॉर्मल पॉपुलेशन है जो डेथ होता है उसका 30% आपका हार्ट या कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से हो डेथ होता है। उसके साथ दूसरा है इनहेरिटेड प्रॉब्लम, वो भी एक प्रॉब्लम है, जैसे हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स का कुछ प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, फिर
में कभी कभार कुछ पेशेंट्स जो होते हैं हम देखें कि डायबिटिक बीमारी फैमिलीज में है या फिर कुछ ऐसे हैबिचुअल डिसऑर्डर की वजह या इनहेरिटेड डिसऑर्डर की वजह से, तो वो भी एक बीमारी है जिस वजह से हमारे रिस्क फैक्टर में आता है। तीसरा चीज़ ये है मेडिकल प्रॉब्लम्स, जो सही से मेडिकल प्रॉब्लम्स में जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज़, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, हम लोगों को तो बीमारी हो जाता है, जैसे डायबिटीज़ भी हो जाए, हाइपरटेंशन भी होता है, वो ओबेसिटी हो जाता है, लेकिन उसका जो कंट्रोल करने के लिए जो तरीका है वो जब हम लोग सही से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते या फिर सही से यूज़ नहीं करते, तब जाके ये सारे बीमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स में आ जाता है। उसमें कभी कभार डोजेस की वजह से कुछ चीज़ें ऐसा होता है, कुछ इंसान डर जाता है कि मेरे को तो अब डायबिटीज़ हो गया तो मैं क्या करूँ, जहाँ डोज उसका कम करना चाहिए वो देखा जाता है कि 4-5 दवा एक साथ ले लेता है, तो ये भी चीज़ है। उसके बाद तीसरा चीज़ ये है कि जो आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर प्रॉब्लम है वो भी एक है, जिसमें हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं, जो फूड्स के हैबिट लाइफस्टाइल में होता है, ये सारे के सारे उस रिस्क फैक्टर में आ जाता है। जैसे अब फूड्स के बारे में बताएं तो बहुत सारे ऐसे फूड्स है जो जंक फूड हम लोग बोलते हैं, तो ये एक चीज़ है। जनरली डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन ये बोला जाता है कि ये बहुत फैमिली ऐसा होता है जो कि रिच फैमिली होता है, रिच फैमिली का बीमारी है, लेकिन ये सही नहीं है। जनरली अगर आप जाके देखेंगे जो वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन का जो डाटा बोल रहा है या फिर सर्वे बोलता है, उसमें बताया गया है कि जो मिडिल कैटेगरीज का जो कंट्रीज होता है, जो लो इनकम रेट होता है, जो मिडिल इनकम रेट होता है, उनमें से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को वो प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एवरीडे खाने में जो सॉल्ट हम लोग इंटेक करते हैं, उसके बाद टेबल सॉल्ट बोल के आता है, उस टेबल सॉल्ट से भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं, तो जो क्वांटिटी एक इंसान को होना चाहिए था उस क्वांटिटी से बहुत कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे एक इंसान को, जैसे हम लोग नॉर्मल बताए कि 5 ग्राम के लिमिटेशन में हमको सॉल्ट लेना चाहिए, जिसमें से 2 ग्राम तक सोडियम होता है। अगर उसको नॉर्मल लेकर हम लोग काउंट करें तो वहाँ पे देखा जाता है कि 5 ग्राम से ऊपर चला जाता है, 9-10 ग्राम तक हम लोग लेते हैं। तो अगर मान के चलिए 9-10 ग्राम का अगर सॉल्ट उसने लिया तो सोडियम कितना लिया होगा। तो जब ये सोडियम लेता है तब जाके क्या होता है, जो सोडियम के जब जितना बढ़ेगा बॉडी का जो पोटेशियम लेवल होता है वो कम होने लगता है। अब जैसे कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी, हम लोग का बॉडी में हार्ट का बीमारी का कुछ ना कुछ वजह आ जाएगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये जो चीज़ें है वो सबसे ध्यान में देना है। अब एक चीज़ इसमें क्या है, जो रिच फैमिली वाला होता है या फिर रिच फैमिलीज का बिलोंग करते हैं, वो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग बाहर से जंक फूड या फिर कुछ फूड लेते हैं, तो उस फूड का भी सॉल्ट, जैसे हर फूड में थोड़ा सॉल्ट रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जो रिच फैमिली होता है उसका भी डायबिटीज़ का या फिर उसका बीमारी होता है डायबिटीज़ रिलेटेड, वो लाइफस्टाइल रिलेटेड नहीं है, उसका ऑलरेडी बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कुछ भी है, उसको अगर वो अनकंट्रोल की वजह से ये बीमारी होता है। लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली होता है उनको होता है ये बीमारी बिकॉज ऑफ जो मैंने अभी बताया सॉल्ट। तो ये ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ रिच वाले लोगों के लिए होता है, पुअर्स के लिए नहीं होता है, तो सभी के लिए ये बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक रोल्स प्ले करता है पूरे समाज में। तो इसको हम लोग को अच्छे से जानकारी लेना है और उसके साथ अच्छे से सोल्यूशन भी उसका निकालने के लिए क्या क्या करना है वो भी जानकारी लेना चाहिए। सर, आपने इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी या फिर जो भी हमारे कंफ्यूजन और डाउट्स थे, आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेकिन एक साइंटिफिक वे के अंदर हमें समझाया। तो मुझे लगता है कि हमें इसके जितने भी कारण पॉसिबल हो सकते हैं हम सबको उसके बारे में पता लग गया। तो सर, हम आगे आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को ये डिजीज़ होने वाली है या फिर वो ऑलरेडी इस डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो कैसे लक्षण होंगे जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसको इस बीमारी से प्रॉब्लम है? देखिए, अगर हम एज ए डॉक्टर के पास हम लोग मरीज तब बन के आते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, सारे दरवाजा बंद हो जाए तब याद आता है कि डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि हम लोग उतना जागरूक नहीं है कि हर एक बीमारी में लेके साल में एक बार जाके हम लोग खुद का टेस्ट कराए, कुछ ऐसे कराए, कुछ प्रॉब्लम बॉडी में आ रहा है तो ऐसे कराए। तो दिक्कत क्या होता है हार्ट बीमारी में या कोई भी प्रॉब्लम से, सिंपल सा लाइफ में कोई भी हम लोग खाना फूड ले लेते हैं, उसके बाद हाइपर एसिडिटी हो जाता है, तो हम लोग का प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जब हाइपर एसिडिटी होता है तब जाके वही पता है कि सीने में दर्द होता है। अब जो हाइपर हार्ट का बीमारी है वो भी सेम है, वो भी सीने में दर्द होता है। तो हम उसमें क्या होता है, उसी में फंस जाते हैं कि कौन हार्ट का बीमारी हो रहा है, कौन सही में हार्ट का नहीं, वो पता नहीं चलता है।
जैसे कि हाइपर एसिडिटी में जनरली हम लोग को बताया वो भी सीने में दर्द होता है, लेकिन ये चीज़ मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारा जो हार्ट होता है वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है। तो जाहिर सी बात है जो पेन हमारा होगा या फिर जो टाइटनेस होगा या कुछ भी होगा चीज़, वो जब लेफ्ट साइड में आपका बॉडी के आर्म से लेके पूरे बॉडी में होगा, तब जाके हम इसको बोलेंगे कि हार्ट का बीमारी है। अगर वो चीज़ अगर आपके बॉडी में ऐसे लगे कि बर्निंग सेंसेशन जैसा हो रहा है, मतलब कुछ ऐसे हो रहा है, खाना खाने के बाद अब रेस्ट लेने गए सडनली बर्निंग सेंसेशन कुछ हो रहा है, तो वो आपको समझना है कि ये हार्ट का नहीं है, ये हाइपर एसिडिटी है। लेकिन अगर आपको लगे कि कुछ खाने के बाद भी, फिजिकल एक्सरसाइज के बाद भी एक पेन आपका लेफ्ट साइड में कॉन्स्टेंटली पिंचिंग करता रहा है, तो समझना है कि ये कुछ इशू आपका हार्ट से स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए आपको पहले कुछ भी हो डॉक्टर मेडिकल कंसल्टेशन लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरा चीज़ ये है, जैसे खाना के बाद या फिर कोई भी बॉडी में होता है कि पेन होना है, पेन होने के बाद कहते हैं नोजिया होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी होता है, तो ये अगर होगा तो समझ लेना कि ये हाइपर एसिडिटी का कुछ चीज़ है। लेकिन अगर उस बीमारी में सपोज मान के चलिए सांस का दिक्कत होने लग रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लग रहा है, ठीक है ना, या फिर ऐसे लग रहा है कि पेशेंट अचानक से अनईजी फील कर रहा है, बॉडी हैवीनेस फील कर रहा है, तब जाके समझना है कि ये हार्ट का प्रॉब्लम है और इसको लेके आपको वेट नहीं करना है। तुरंत ही आप किसी मेडिकल जांच के लिए जाए, डॉक्टर के पास जाइए, अच्छा कंसल्टेशन कराए। इसको लेके आप ऐसा ना करें कि हाँ ठीक है ये बीमारी नहीं हो तो कम हो जाएगा, मैं अभी उम्र का ऐसा हूँ और मेरा शायद नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको ओबेसिटी है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि आप साल में एक बार आपका बॉडी चेकअप कराएं, उसके साथ आपका हार्ट का भी जितना सारा जांच है वो करा के रहिए। सर हम आपसे अब ये जानना चाह रहे थे कि बहुत सारे मिथ हैं जो कि हमने जनरली सुने होते लोगों से कि जैसे ये बीमारी पतले हैं तो नहीं होगा, एज कम है तो नहीं होगा, लेकिन सर जनरली ऐसा देखने में नहीं आता, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या क्लियर करना चाहेंगे? देखिए मीट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मीट होता है। कुछ मीट ऐसे होता है, बताया जाता है कि मेल का कम होता है फीमेल को, क्योंकि फीमेल हर चीज़ में इतना टेंशन ले लेता है, टेंशन से हार्ट का बीमारी हो जाता है। बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि जो बीमारी स्टार्ट होता है उसका एक फैक्टर होता है, और इसका फैक्टर ऐसे होता है कि अगर कहीं पे जाना है तो वो सपोर्टिव होना है, जो आकृष्ट करने के लिए कुछ चीज़ होना चाहिए। तो इंडिया में हो, बाहर में भी हो, वो मेल एक फैक्टर होता है जो पोर्न फैक्टर होता है, मेल को बताया जाता है। तो मेल को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी को, जो हार्ट का बीमारी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है 45 ईयर्स के एज के ऊपर का जब हो जाएंगे 45 के बाद, तब जाके तो ये बहुत रिस्क फैक्टर है, कौन फैक्टर में आ जाता है। तो आप इसी में ही देखोगे तो एक्चुअली अभी जो जनरेशन आया है, इस जनरेशन में वो 45 ईयर्स भी अभी ऐसा काउंट नहीं है, जो क्योंकि मैंने जो सिम्टम्स आपको बताया कि उस सिम्टम्स में अगर आपको लगे कि आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत ही आपको जाना है। तो ये मिथ में ना रहे कि हाँ मेल को ज़्यादा से नहीं आता है, हाँ फीमेल को होता है। जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स के पहले जो मेंस होता है या फिर प्री मेनोपॉज है, तो उनको खूब रेयर उतना ज़्यादा नहीं इफेक्टिव होता है, क्योंकि लेकिन नॉर्मल सी बात है सभी को होता है। लेकिन ये चीज़ गलत है कि फीमेल को ज़्यादा होता है, ये थोड़ा एक मीथ है। तो इन जनरल मेल पेशेंट को ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल पेशेंट जो होता है वो पोर्न होता है, और सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि इंडियन में पोर्न फैक्टर ज़्यादा काम करता है, इसलिए इंडियंस जो होता है कार्डियोवास्कुलर बीमारी में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। तो ये एक चीज़ है जो सबसे आपको ज़्यादा है। दूसरा चीज़ ये एक मीथ है, और जो मैंने अभी ऑलरेडी बता चुके कि बड़े लोगों के लिए ये बीमारी है, हम गरीबों के लिए ये बीमारी नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। सभी के लिए बीमारी है, कुछ के लिए आता है वो अपना लाइफस्टाइल की वजह से, और कुछ के लिए आता है अपने खाने पीने में जो आदत लगा देते हैं हम लोग, जो सॉल्ट लेते हैं उस सॉल्ट की वजह से। तो ये कुछ चीज़ें मिथ है जो अभी समाज में चल रहा है, या फिर तो वो ऐसे बीमारी के लिए अगर हम लोग वो चाहे तो मिथ से ना डिपेंड करे, अपने लाइफ को पहले ध्यान दे, उसके बाद दूसरे में जाए या दूसरे सोच में भी जाए। सर आप अभी हमें ये बताइए कि हम इसके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा होता है कि जब एक पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो हॉस्पिटल जाता है, तो आज हॉस्पिटल ने थोड़ा सा इंडस्ट्री बना रखा है कि वो सारे के सारे रिपोर्ट्स लिख देता है, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए जिसके थ्रू हम जान पाए कि हाँ इस पेशेंट को इस बीमारी से है। देखिए पहली बात ये तो है कि अगर आपको मैंने जो बताया कि वीकनेस होगा, तो वीकनेस इस वजह से होता है कि अगर बॉडी में आपका ब्लड सही से नहीं रहा,
तो इसके लिए आपको सीबीसी करना ज़रूरी है। सीबीसी में हम लोग को पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन लेवल कितना है पेशेंट का, अगर पेशेंट एनीमिक होगा कि नहीं होगा, उसी हिसाब से भी जांच किया जाता है। दूसरा चीज़ मैंने आपको मेरे जो लेक्चर्स में अभी बता रहा था उसमें भी बताया मैंने कि पोटेशियम लेवल का एक परसेंटेज होता है, तो सोडियम पोटेशियम लेवल आपको देखने के लिए वो भी जांच होना चाहिए। तीसरा चीज़ ये कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, लिपिड प्रोफाइल आता है, तो वो भी करना है। उसके साथ साथ अगर मान के चलिए आप रेडियोलॉजिकल टेस्ट में जाए, कभी कभार एक्सरे भी कराया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर नॉर्मल सा चेस्ट पेन लेके आ जाते हैं तो इंसान को हम तुरंत ही उसको एक्सरे करा दे, लेकिन वो भी होता है कभी कभार क्रोनिक केस होता है, ईसीजी होता है, उसके बाद इलेक्ट्रो इकोकार्डियोग्राम जिसको ईईजी बोला जाता है वो भी होता है, ट्रेडमिल होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को जांच पहले करना चाहिए, और उसके बाद अगर लगे कि पेशेंट्स को या फिर डॉक्टर्स को लगे कि नहीं उनका और भी कुछ जानकारी लेना है और कुछ इन जानकारी के लिए टेस्ट कराए तो वो बात की बात है। लेकिन जो एक्यूट फेज होता है और स्टार्टिंग फेज में अगर हॉस्पिटल में आप जांच के लिए जाएं तो कॉमन चीज़ है आपको ईसीजी कराना और ईईजी, ट्रेडमिल टेस्ट, ये सब टेस्ट। और कभी कभार जैसे डॉक्टर्स हम लोग क्या करते हैं, पीक फ्लो मीटर का भी सांस का कितना लेना देना है वो भी हम लोग देखते हैं, तो पीक फ्लो मीटर भी कभी कभार हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, और उसके साथ साथ अगर जांच में जाए तो प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर चेक करना, वो कितना प्रेशर के फ्लक्चुएशन हो रहा है कि नॉर्मल सा रह रहा है, तो वो भी एक जानकारी उसमें रहना, ये जांच करना होता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो करना चाहिए। सर, इसकी चिकित्सा उपचार पे अगर हम आए तो आयुर्वेदा और एलोपैथी के अंदर इसके कौन कौन से उपचार के पैथीज है जिनको हम यूज करते हैं जनरली? इन जनरल देखिए, जो है अगर पोटेशियम लेवल अगर मॉडर्न साइंस के रिलेशन में बताए तो फिर पोटेशियम लेवल का होगा तो पोटेशियम का भी बढ़ाने की ज़रूरत होगा, या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का डायबिटीज़ का बीमारी होगा, जो दवा जांच ले रहे पेशेंट उस दवा को कंटिन्यूशन हो रहा है कि उस दवा में क्रोनिसिटी की वजह से हो रहा है तो उसको कंट्रोलिंग करना है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड ऑल, ये चीज़ देना है। लेकिन अगर मान के चले आप आयुर्वेद में जाए तो आयुर्वेद में कुछ उपचार ऐसा है जो प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स पे किया जाता है। जैसे उसमें सबसे बड़ी होता है हम लोग अर्जुन को यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ें गूगल प्रिपरेशन कुछ होता है, उस गूगल प्रिपरेशन को देते हैं क्योंकि अगर लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करना है तो गूगल इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस उसमें आता है। कभी कभार हम लोग पुष्कर मूल का एक ड्रग्स कषाय फॉर्मेशन आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है अगर एक्सेसिव वीकनेस, टायर्डनेस या फिर मान डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन, क्योंकि डायबिटीज वही से होता है। और ये चीज़ अभी क्या हो गया है, कोई शक हो जाता है इंसान अगर सामने बैठे एक अचानक से, क्योंकि अभी इतना प्रेशर आ गया है वर्किंग लाइफ से लेके सभी में, हर कुछ में आपको प्रेशर ही प्रेशर दिखाया जाता है। तो उसमें क्या होता है जो हमारा ब्रेन का सेरोटोनिन लेवल है वो कम होने लगता है। जब सेरोटोनिन लेवल आपका बॉडी में कम हो जाएगा तब जाके ऐसे ही भी कोई भी अच्छा इंसान भी उसको डिप्रेशन आने लगे, सही सी बात है। तब जाके क्या होता है जो अलग से बीमारी होता है कि उसमें स्ट्रेस का बीमारी होता है, तो स्ट्रेस के लिए उसमें हम लोग अश्वगंधा का एक ड्रग्स होता है, तो अश्वगंधा उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स तो बहुत सारे होता है तो वो हम लोग देते हैं। और उसी हिसाब से हीरक भस्म भी एक होता है, तो बहुत सारे ऐसे ड्रग ऑफ चॉइस है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन और जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या कौन सा डिसऑर्डर में हो रहा है उसी हिसाब से हम लोग पेशेंट को जांच के बाद दवाई करते हैं। उसके साथ साथ अब थेरापीज भी बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे कि शुद्धन थेरापी इसमें होता है, या फिर अभंग होता है, शुद्धन होता है। तो ये थेरापी भी अब बहुत अच्छे रोल प्ले कर रहा है अगर इंस्टेंट रिजल्ट मिलने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर आपके बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो होता है हमारे राइट साइड में आ रहा है ब्लड के साथ, वो बंद हो जाता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा चीज़ है। पाइप में अगर पानी नॉर्मल सा जा रहा है तो नॉर्मल पानी होता है, लेकिन उसमें अगर घुला हुआ पानी जा रहा है तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो उस ब्लॉक को तभी छोड़ा सकते हैं जब उसमें हीट देके उस ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है। तो इसीलिए शोधन हुआ है, बहुत बढ़िया एक थेरापी है जो हम लोग आयुर्वेद साइंस में भी कर सकते हैं। सर, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर जीवन शैली को कैसे चेंज करें ताकि हमें डिजीज कम हो? हाँ, ये बहुत बड़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं तो एक ही चीज़ याद आता है कि दिन में पूरा दिन काम कर लो, रात में जाके जिम कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा नहीं है जिम आप कर लिया और पूरा दिन आप रेस्ट में नहीं रहे, ये एक दिन में एक दिन चले गए जिम करने, क्योंकि कुछ जो भी चीज़ करोगे वो लिमिटेशन होना चाहिए। जैसे कि 5 से 17 साल के बीच में
आपको इतना लिमिटेशन में करना है कि मिनिमम आपको 160 मिनट्स तक आपको एक्टिवली वर्क करना ही है। आप चाहे वॉकिंग कीजिए, चाहे आप अपना गार्डनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो चीज़ करना ही आपका कंपलसरी है। 60 मिनट्स करना है। इसके लिए आपको 30 मिनट्स का जिम का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जाके दिन में वीकली आपको मिनिमम 2 दिन ऐसे देना है, जिस 2 दिन या 3 दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली वर्क करना है। उसमें अगर 2 से 3 घंटा अगर आप चाहे तो दे सकते हैं। जैसे कि बाइसाइक्लिंग होता है, क्योंकि 5 से 17 साल के जो बच्चे होते हैं, जनरल एडोलसेंस या चिल्ड्रंस बोलते हैं हम लोग, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, साइकिलिंग कराना या फिर उसको स्विमिंग कराना, वॉकिंग करने जाओ, या फिर ये चीज़ में आप ध्यान दें, रेदर देन कि आप बच्चे को जिम में डाल दो, जिम में उसे एक्सेसिव कुछ करा दो, तो वो प्रेशर लोड होता है। और सबसे ज़्यादा भी बच्चे में ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि अब जाहिर सी बात है, देखिए कि अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में हम लोग के टाइम पे शायद हम लोग 1, 2 या 4 बुक्स लेके चले जाते हैं, पकड़ के वो चला जाता है। लेकिन अभी क्लासेस इतना हो चुके हैं और इतना प्रेशर बच्चों में आ जा रहा है, तो इसी की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है कि उनका हैबिट भी वैसा नहीं कि वो, तो उसका रेस्ट की ज़रूरत है। तो गार्जियंस को भी उसमें थोड़ा ध्यान देना है कि 5 से 17 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, उसका जैसे कि वर्कलोड है, उस वर्कलोड के हिसाब से उसको जो एक्टिविटी है फिजिकली उसको कराया जाए। और जो 18 साल के ऊपर का है, जो जनरली यंग जनरेशन जिसको जेन ज़ी बोलते हैं या फिर ओल्ड जनरेशन भी हो, तो वो सब में क्या होता है, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, जिम में चले जाते हैं। जो एडिक्टेड अभी बताया जाता है कि ये जनरेशन अभी जिम के एडिक्शन में आ गए, जिम में जाते हैं, उसके हिसाब से फूड भी लेते हैं, एक्सेसिव प्रोटीन ले रहे, ये ले रहे, तो वो बीमारी को और भी दिक्कत कर दे रहे हैं। आपको क्यों जाना है इतना कि हाँ आपको जिम में जाना है, आप जिम करिए, लेकिन ऐसा ना करिए कि उसको आप अपने लाइफ का हैबिट बना लीजिए। आप अपने लाइफ में जो चीज़ है 3 से 4 घंटा 5 घंटा आप काम कीजिए। आपका लाइफस्टाइल में वो पर डे 3 से 5 घंटा आप वो ऑफिस जा रहे हैं, ये भी तो एक काम ही है। आप वॉक करके जाइए, आप नॉर्मल सा जाइए, कुछ भी करके आप नॉर्मल सा कोई भी काम हो, कुछ छोटा काम हो बड़ा काम हो, तो काम ही होता है, तो वो भी करना चाहिए। और उसके साथ साथ वीकली आपको 2 दिन, जैसे बच्चों में मैं बताया कि 2-3 दिन तक आपको वॉकिंग करना है, साइकिलिंग करना है, एरोबिक डांस करना है, ये सारे के सारे चीज़ आप उसमें इन्वॉल्व कीजिए। 2 से 3 दिन आपको लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ कीजिए। एक बात है ना कि आप कुछ करने के बिना करने से कुछ करना भी अच्छा है, तो वो करिए। आप ऐसा ना सोचिए कि हम 10 दिन के बाद आप थोड़ा सो जाता हो, 10 दिन के बाद जाके हम अच्छे से कर लेंगे, वो सोचना ही नहीं है। हमको करना है, थोड़ा बहुत करेंगे तो एटलीस्ट हम लोग उस एक्टिविटी में चल पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो है। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मान के चलिए हमारे घर में गार्लिक एक ऐसा चीज़ होता है जो जिसका हम लोग को पता ही नहीं है कि वो क्या यूज़ कर सकते हैं। घर में अगर आपको लगे कि आपको हार्ट का कुछ ऐसे दिक्कत आने लग रहा है, आप ये फिर कुछ वजह से आप कॉन्स्टेंटली डॉक्टर के पास जा भी नहीं पा रहे कुछ सर्टेन टाइम के लिए, वो आप गार्लिक के इंटेक कीजिए हर डे। वो आपको ओमेगा फैट को अच्छे से रिड्यूस करने में बहुत बढ़िया काम करता है, तो वो चीज़ कीजिए। या फिर आप जो राइस होता है, ओल्ड राइस, ये बहुत बढ़िया एक अच्छे ड्रग्स के हिसाब से भी कहा जाता है, बार्ली का है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को एक्टिवली लाइफ में लेके आना है और उसको भी करना है, रेदर देन कि आप जिम में जाइए, प्रोटीन इंटेक कीजिए उसके बाद। सर, अभी जो आपने लहसुन के बारे में बताया, तो हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोग हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो आप हमें ये बताइए, हमें कितनी मात्रा में और किसके साथ में और कैसे लहसुन का प्रयोग करना है? देखिए, ये ऐसे सवाल है कि वीडियोस अभी इतना सारा कंटेंट क्रिएटर बन गए, तो सभी अपने अपने में डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो ऐसा है कि बहुत सारे हमने देखा है, कभी कभार बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आके बोलते हैं कि हम तो दिन में 1-2 पूरा लहसुन खा लेते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ तो होता नहीं है, उल्टा दूसरा बीमारी भी स्टार्ट हो जाता है। तो जो चीज़ आप ये भी एक लहसुन भी खाइए या फिर आप ड्रग्स भी लीजिए, दवा भी लीजिए, तब भी ले अच्छा होता है जब उसका क्वांटिटी सही रहे। आप जिसमें कुछ भी चीज़ में अगर खाने में भी आप थोड़ा सा उससे क्वांटिटी बढ़ा देंगे, आपको बीमारी स्टार्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली उसी में भी वही है, गार्लिक को आपको 1 पार्ट उसमें से लेना है पर डे, और 1 पार्ट ही आप इंटेक कीजिए, आप रेदर दिन की उससे ज़्यादा यूज़ करने की बजाय। कभी कभार ऐसा भी बहुत से मीत होता है कि एप्पल खाने से हेल्दी रहना चाहिए, क्योंकि आप हार्ट का बीमारी का कुछ मरीज ऐसे बनने जा रही है, आपका पास डायबिटीज ऐसा कुछ ऐसा चीज़ है, तो आप एक काम कीजिए, पोमेग्रेनेट आप यूज़ कीजिए, जो सबसे अच्छे ड्रग्स ऑफ चॉइस है।
आप लहसुन के लिए क्या कर सकते हैं, लहसुन में भी आपको बताया अभी कि एक 1 पार्ट लेना है। कभी कभार आप फूड में उसके साथ यूनिटी कर सकते हैं, कभी कभार उसका खीर बना के भी आप खा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो लहसुन का अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन ये भी करना है कि लिमिटेड अमाउंट में लेना है, लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। ऐसा नहीं है कि पूरा लहसुन खा लेंगे, क्योंकि उसमें से क्या होता है फैट एब्जॉर्ब होने की वजह से दूसरा चीज़ आ जाता है कि उसमें आपका जो डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत आने लगता है, गैस्ट्रिक जूस में दिक्कत आने लगता है। तो ये बीमारी ठीक होने के पहले आप दूसरी बीमारी को अपने बॉडी में बना दे रहे हैं। तो इसीलिए जितना भी आप लीजिए, कोई भी आप ऐसे ड्रग लीजिए या फिर आप कोई भी घर का फूड रेमेडीज, होम रेमेडीज लीजिए, लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए, तो वो आपके लिए सही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हम सबको दिया और इस टॉपिक पर बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक वे के अंदर हमें समझाया। हम ये आशा करते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसको हार्ट और हार्ट से रिलेटेड डिजीज और वो कैसे होती है और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस या ट्रीटमेंट या उसके जो भी डायग्नोसिस हो सकता है, उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से पता लगा है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो आज हम सब ने हार्ट, उससे रिलेटेड बीमारियां, उनके बारे में बहुत ही डिटेल के अंदर सर से सुना। जितने भी मिथ हमने सबने देखे होते हैं, सुने होते हैं, उन सब के बारे में मुझे लगता है कि हम सबके बहुत सारे डाउट्स आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गए और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से क्लियर हो गए। सर ने अपना बहुत गहरा और ज़हीन नॉलेज हमारे साथ में शेयर किया है, जिस चीज़ के लिए हमें बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से उस चीज़ के बारे में पता लग गया। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लाइफस्टाइल को चेंज करना है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं, उसके बारे में बहुत ध्यान रखना है। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि इसको आप, इसका जो थीम है वो थीम भी बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। जो थीम है डोंट मिस अ बीट, आपको बिल्कुल भी किसी भी बीट को मिस नहीं करना है, यानी कि ना उसके जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बताए हैं सर ने उन सबको मिस करना है, ना ही डायग्नोसिस के जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं आपके अंदर उनको कभी भी मिस नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ आ रहा है तो आप अपने हॉस्पिटल जाइए और एक अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप लीजिए। सर ने जितने भी लक्षण आपको बताए हैं, अगर वो आप में कभी भी दिखाई देते हैं तो आप हमारे कॉलेज श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की ओपीडी सुबह 9 से 4 बजे तक सर रहते हैं, वहां आप जाकर हफ्ते के किसी भी दिन मिल सकते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेस्ट के साथ में और एक बहुत ही नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।